एक बहुत ही जोश भरे स्वागत के साथ इस नए गहरे विश्लेषण की शुरुआत करनी है आज। आज का जो हमारा विषय है ना, वो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। हाँ बिल्कुल। आर्थिक बबुले यानी फाइनेंशियल बबल्स और मार्केट क्रैश का टॉपिक हमेशा से ही थोड़ा इंटेंस रहता है। सही कहा आपने। तो आज हम बेसिकली ये समझने वाले हैं कि मार्केट क्रैश आखिर अचानक से होते क्यों हैं, और सबसे बड़ी बात कि इंसानी दिमाग किस तरह इन सब में पूरी तरह से फंस जाता है। और इस डिस्कशन के लिए आज हमारे पास 4 बहुत ही बेहतरीन और अलग-अलग सोर्सेज हैं। हाँ, मैं सोर्सेज का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पहला है 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पर राकेश मोहन का एक बहुत ही डिटेल्ड एकेडमिक पेपर। दूसरा है बेंगलुरु के निवेशकों पर किया गया एक सर्वे जो भीड़ की मानसिकता या हर्ड बिहेवियर पर फोकस करता है। उनकी कहानी तो वाकई बहुत फैसिनेटिंग है। और चौथा सोर्स है मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का 2024 का एक बिल्कुल नया रिसर्च पेपर। ये पेपर बताता है कि मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके इंडियन स्टॉक मार्केट में बबल्स की भविष्यवाणी कैसे की जा रही है। तो आज का हमारा मिशन क्लियर है। इस गहरे विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि आर्थिक संकट आखिर आते क्यों हैं, लोग भीड़ के पीछे अंधे होकर क्यों भागते हैं, और कैसे एक अजीब से डॉक्टर ने 2008 के संकट को पहले ही देख लिया था। और ये भी कि अब कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य के मार्केट क्रैश को पहले से पकड़ने में मदद कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको खोलकर देखते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 2008 का सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस, जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया था। वही आमतौर पर लोग और द बिग शॉट जैसी फिल्में सारा दोष वॉल स्ट्रीट के लालच को देती हैं, लेकिन राकेश मोहन का पेपर कुछ और ही कहता है। हाँ, उनके पेपर का हवाला दें तो असली जड़ वॉल स्ट्रीट के बैंकर्स नहीं थे। असली जड़ थी 2002 से 2004 के दौरान अमेरिका की बहुत ही ढीली मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब लूज मॉनेटरी पॉलिसी। पर अचानक उन्हें इंटरेस्ट रेट्स इतने कम क्यों करने पड़े? क्योंकि .com बबल फटने के बाद अमेरिकन इकोनॉमी बहुत डर गई थी। उस डर की वजह से इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम कर दिए गए थे। इसे इकोनॉमिक्स में टेलर रूल का सबसे बड़ा उल्लंघन माना गया। टेलर रूल थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? देखिए, टेलर रूल एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो बताता है कि महंगाई और इकोनॉमी के हिसाब से सेंट्रल बैंक्स को अपना इंटरेस्ट रेट कहाँ रखना चाहिए। अमेरिका ने उस वक्त इस रूल को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और मार्केट में पैसा हद से ज्यादा सस्ता कर दिया। अच्छा, तो इस सस्ते लोन का असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ा? इन्हीं कम इंटरेस्ट रेट्स की वजह से ग्लोबल इम्बैलेंसेस पैदा हुए। एक तरफ अमेरिका में एक्सेस डिमांड थी, लोग सस्ते लोन लेकर दबाकर खर्चा कर रहे थे। दूसरी तरफ चाइना जैसे देशों में सरप्लस था, वो बचा रहे थे। तो इस सस्ते लोन ने अमेरिका में एक हाउसिंग बूम को जन्म दे दिया। बिल्कुल। और फिर बैंक्स ने क्या किया? उन्होंने ओरिजिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूट मॉडल अपनाया। इस मॉडल के तहत उन्होंने उन लोगों को भी लोन बांटे जो चुका नहीं सकते थे, जिन्हें सब प्राइम बोरोवर्स कहते हैं। सही पकड़ा। फिर उन खराब लोन्स को अच्छे लोन्स के साथ AAA ट्रांचेस में मिलाकर पूरी दुनिया में बेच दिया गया। एक मिनट, यहां पर मेरा एक सवाल है। जब पूरी दुनिया इस आग में जल रही थी तो उस वक्त इंडिया कैसे बच गया? ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इंडिया के बचने का सबसे बड़ा कारण आरबीआई की सख्त नीतियां थीं। आरबीआई ने डायनामिक प्रोविजनिंग का इस्तेमाल किया था। डायनामिक प्रोविजनिंग मतलब अच्छे वक्त में बुरे वक्त के लिए पैसा बचा कर रखना। एग्जैक्टली। और इसके अलावा भारत में विदेशी बैंकों का हिस्सा उस वक्त सिर्फ 5% था, तो हमारे बैंकों का इन टॉक्सिक एसेट्स में एक्सपोजर ना के बराबर था। हालांकि लेमन ब्रदर्स के गिरने के बाद भारत से अचानक कैपिटल बाहर गया जरूर था। हाँ, कैपिटल बाहर गया था और थोड़ा पैनिक भी हुआ था, पर हमारे बैंकिंग की बुनियाद इतनी मजबूत थी कि हम इस संकट से बच निकले। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब पॉलिसीज खराब होती हैं तो लोग अंधे होकर निवेश क्यों करते हैं? हाँ, वही जिसे हम भीड़ की मानसिकता या हर्ट बिहेवियर कहते हैं। मैं भी यही सोच रहा था कि लोग अपना खुद का दिमाग क्यों नहीं लगाते। इसका जवाब हमें बैंगलोर वाले सर्वे से मिलता है। डॉक्टर शेखर और प्रसाद आर्य ने ये स्टडी की थी। और इस सर्वे में 100 निवेशकों का डेटा लिया गया था ना? हाँ, 100 निवेशकों पर किए गए इस सर्वे में सामने आया कि 56% लोग हर्ड बिहेवियर पर निर्भर हैं। मतलब वो बस वही करते हैं जो उनका पड़ोसी या भीड़ कर रही है। बाप रे, 56% लोग सिर्फ भीड़ को फॉलो कर रहे हैं। और सुनिए, 74% निवेशक एक्सपर्ट्स की सलाह पर चलते हैं
और करीब 25.67% लोग अपने स्टॉक ब्रोकर्स की बात आंख बंद करके मानते हैं। तो खुद की एनालिसिस कितने लोग करते हैं? सिर्फ 23% लोग। ये नंबर सच में डरावने हैं, पर मैं न्यूरोसाइंस का एक रोचक तथ्य इसमें जोड़ना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल बताइए। दरअसल ये जो ऐसी भीड़ की मानसिकता है ना, ये हमारे दिमाग के बेसल गैंग्लिया और लिम्बिक सिस्टम से आती है। ये एक आदि मानव आदत है, प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट। अच्छा, मतलब जंगल वाली आदत। एग्जैक्टली। खतरे या लालच में भीड़ के साथ भागना जंगल में तो आपकी जान बचा सकता है, पर स्टॉक मार्केट में ये आदत आपके पूरे पैसे डुबा देती है। वही ना, क्योंकि स्मार्ट मनी का उसूल तो यही है कि अंडर वैल्यूड खरीदो और ओवर वैल्यूड बेचो, पर भीड़ ठीक इसका उल्टा करती है। यहां मुद्दा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि 2008 में जब पूरी दुनिया इस भीड़ का हिस्सा बनी हुई थी, एक अकेला इंसान था जिसने सच देखा। उसने इस भीड़ का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। आप डॉक्टर माइकल बरी की बात कर रहे हैं? हाँ, माइकल बरी। उनकी आदत थी कि वो ऑफिस में बिना जूते पहने बेफुट घूमते थे और काम करते वक्त लाउड स्पीड मेटल म्यूजिक सुनते थे। उनकी शख्सियत वाकई आम वॉल स्ट्रीट बैंकर से बहुत अलग थी। उन्हें बचपन में कैंसर हुआ था ना? सही कहा। उसे कैंसर की वजह से उनकी एक आंख चली गई थी और उन्हें एस्पर्गर सिंड्रोम था, जिसकी वजह से वो लोगों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे। उनका फोकस सिर्फ आंकड़ों पर रहता था। और उन्होंने मेडिसिन से शुरुआत की थी, लेकिन स्टॉक मार्केट में उनका इंटरेस्ट बचपन से ही था। बिल्कुल। उन्होंने दूसरी कक्षा में ही अमेरिकन मोटर्स के स्टॉक से मार्केट में रुचि शुरू कर दी थी। जब वो स्टैनफोर्ड में एक मेडिकल रेजिडेंट थे, तभी की एक बहुत अजीब घटना है। कौन सी घटना? एक बार एक लंबी सर्जरी के दौरान वो थकान से खड़े खड़े सो गए और मरीज के ऑक्सीजन टेंट पर गिर पड़े। क्या बात करें, सर्जरी के दौरान? हाँ, क्योंकि वो रात भर जागकर स्टॉक्स की एनालिसिस कर रहे थे। इसके कुछ वक्त बाद ही 29 साल की उम्र में उन्होंने मेडिसिन हमेशा के लिए छोड़ दिया। ये उनका जुनून ही तो था। इन्हीं खराब सब प्राइम मॉर्टगेजेस को उन्होंने पहचाना और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप्स खरीदकर हाउसिंग मार्केट के खिलाफ बहुत बड़ा दांव लगाया। ये एक तरह का इंश्योरेंस था। सोचने वाली बात है। जब भीड़ नए घर खरीद रही थी और जश्न मना रही थी, बरी वहां अकेले बैठकर मार्केट क्रैश का इंतजार कर रहे थे। और आखिर में उनका दांव सही साबित हुआ। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो आजकल हमें किसी अकेले जीनियस पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास डेटा और एआई है। अब यहां एंट्री होती है नए रिसर्च की। महालक्ष्मी मैनियन और पार्थाजित खयाल का 2024 का पेपर। इन्होंने निफ्टी 500 का डेटा उठाया, राइट? हाँ, 2003 से 2021 तक का डेटा। उन्होंने PSY मेथड यानी फिलिप्स शी एंड यू मेथड का इस्तेमाल करके ये साबित किया कि इंडियन मार्केट में सच में बबल्स थे, जैसे लेट 2007 में और 2017-2018 के दौरान। पर इसमें मशीन लर्निंग का क्या रोल था? रोल बहुत बड़ा था। इस स्टडी में 44 मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जैसे GDP, इन्फ्लेशन, FDI और इंटरेस्ट रेट्स को 7 अलग-अलग मशीन लर्निंग मॉडल्स में डाला गया। 44 वेरिएबल्स और 7 मॉडल्स, ये तो कमाल है। तो नतीजे क्या रहे? नतीजे बहुत ही हैरान कर देने वाले थे। रैंडम फॉरेस्ट और ग्रेडियंट बूस्टिंग नाम के एल्गोरिदम्स ने बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ इन बबल्स की भविष्यवाणी की। 100%? बिना कोई गलती किए? बिल्कुल सही। वहीं दूसरी तरफ एक मॉडल था नाइव बेज, जिसका प्रदर्शन सबसे खराब रहा। उसकी एक्यूरेसी सिर्फ 72.7% थी। ऐसा क्यों? नाइव बेज क्यों फेल हो गया? क्योंकि इसमें मल्टी कलिनियरिटी की समस्या थी। ये मॉडल वेरिएबल्स के आपस के रिश्ते को ठीक से समझ नहीं पाया। और हाँ, डेटा के असंतुलन को ठीक करने के लिए रिसर्चर्स ने स्मोट टेक्निक का इस्तेमाल किया था, ताकि मॉडल को आम दिनों और क्रैश वाले दिनों के बीच का फर्क सिखाया जा सके। कि आम लोगों के पैसे डूबने से बचा सकते हैं। जवाब है हाँ। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इसको कंक्लूड करें तो आर्थिक संकट सिर्फ लालच का नतीजा नहीं होते। ये खराब माइक्रो पॉलिसीज और भीड़ की मानसिकता के एक मिला जुला असर होते हैं। और माइकल बरी जैसे लोग दिखाते हैं कि भीड़ से अलग सोचकर ही सच्चाई देखी जा सकती है। सही बात है। और अब इन मशीन लर्निंग मॉडल्स के जरिए इस गहरे विश्लेषण और डेटा की ताकत को हर किसी की पहुंच में लाया जा रहा है, ताकि संकट आने से पहले ही हमें वार्निंग मिल जाए। ये वाकई फ्यूचर के निवेश को बदल कर रख देगा। बिल्कुल। पर इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसी सोच छोड़ना चाहता हूं जिस पर हमने पहले चर्चा नहीं की है। बोलिए, मैं सुन रही हूँ। जरा सोचिए, अगर फ्यूचर में सारे निवेश AI और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स खुद करने लगे और इंसानी भीड़ की आदत मार्केट से पूरी तरह खत्म हो जाए, तो फिर क्या होगा?
तो क्या ये सुपर स्मार्ट एल्गोरिदम्स आपस में मिलकर एक नया पूरी तरह से आर्टिफिशियल बबल बना देंगे जिसे पकड़ना किसी भी इंसान के बस में नहीं होगा? एक ऐसी भीड़ जो कोड्स की बनी हो। ये थॉट तो सच में बहुत डरावना और गहरा है। इसने तो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। और इसी सवाल के साथ इस गहरे विश्लेषण का हम अंत करते हैं। धन्यवाद।